वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी इसमें आईपीओ बाजार से जुड़ी हुई पूरा 360 डिग्री चर्चा करने की हम कोशिश करते हैं। ब्रोकर्स का व्यू, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, फंडामेंटल क्या कुछ कह रहे हैं, एक्सपर्ट की राय तो आपको मिलती ही मिलती है, और साथ ही साथ मैनेजमेंट को भी हम कोशिश करते हैं कि हर रोज़ कार्यक्रम में लेकर के आएँ। जो आईपीओस खुले हुए हैं उनसे जानने की कोशिश करें, उनकी विस्तार योजनाओं में के बारे में। आज भी हमारे साथ एक खास मैनेजमेंट अब से थोड़ी देर में जुड़ेगी, उनसे भी बातचीत करेंगे। और इस कार्यक्रम की शोभा तब और बढ़ जाती है जब आस्था जी हमारे साथ होती है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट पे उनकी विशेष पैनी निगाह रहती है और वो इस पर जो है विशेष लगाव उनका जो है वो प्राइमरी मार्केट से रहता है, और लगातार वो अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग चैनल्स पर भी जाकर के इस पे बारे में बात करती हैं। और शोभा और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि आज हमारे साथ संदीप जुड़े हुए हैं और कल भी थे हमारे साथ। तो अब इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ाने के लिए तो संदीप के पास चलते हैं। और संदीप, कल जो है एक आईपीओ हमने देखा कि जो है वो बंद होता हुआ दिखाई दिया है। क्या कुछ वहाँ पर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए, ताकि समझ सकें कि आखिर में जिन लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी उनको वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके बाद से हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ जाएगी, तो मैनेजमेंट से फिर हम थोड़ी सी बातचीत दूसरे आईपीओ पे करेंगे। तो आप सैजिलिटी इंडिया के बारे में जानना बिल्कुल चाहते सही हैं कि पकड़े हैं आप, किस तरह बिल्कुल का? सही जगह जो है आपका निशाना लगा है। देखिए, इस आईपीओ की जहाँ तक बात है तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स आए हैं वो 3 गुना से ज़्यादा के आए हैं। 3.2 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ, जिसमें ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबी और रिटेल का ही सब्सक्रिप्शन था। क्यूआईबी 3.5 गुना और रिटेल का हिस्सा 4 गुना से ज़्यादा बड़ा है। एम्प्लॉयज़ के लिए 4.25 गुना का जो नंबर आया है वो देखने को मिला, और एनआईए कैटेगरी में भी 2 गुना के आसपास के नंबर्स देखने को मिले। तो 30 रुपये का, जैसे मैंने कहा कि हायर प्राइस बैंड, प्राइस पॉइंट एक इंडियन जो ग्राहक हैं कह सकते हैं, या फिर जो इंडियन इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए प्राइस पॉइंट एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा होता है। और छोटे प्राइस वाला, जो छोटे टिकट साइज वाला आईपीओ होता है उसमें निवेशकों का रुझान काफ़ी रहता है। लेकिन फिर भी 3 गुना के आसपास के नंबर्स देखने को मिले, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलमोस्ट एब्सेंट था इसके केस में। पहले जरूर 3 रुपये के आसपास हमने देखा, लेकिन बाद में पूरी तरह से फिजल आउट हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी 3 गुना के आसपास अगर बुक बन के आई है तो ठीक ठाक कह सकते हैं आप। बिल्कुल। सब्सक्रिप्शन अच्छे देखने को मिल गए मैम। हालांकि शुरुआत में रुझान थोड़ा ठंडा देखने को मिला था, लेकिन सब्सक्राइब हो गया पूरी तरीके से। लेकिन ग्रे मार्केट में प्रीमियम बिल्कुल नहीं है। शायद इस समय बाज़ार की जो स्थितियां हैं वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि प्राइमरी मार्केट थोड़ा सा सूना, यहाँ पर सूनापन जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन जिनको अलॉटमेंट मिलेगी, क्योंकि रिटेल हिस्सा जो है सब्सक्राइब ठीक ठाक हुआ है, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या लिस्टिंग के दिन ही निकल जाएं? क्योंकि हाल फिलहाल में जो लिस्टिंग हुई है उसमें हमने देखा कि अगर आप चूक गए निकलने से तो फिर वो हुंडई हो या फिर एफकॉन्स हो, फिर वो लंबे समय तक थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। अभी क्या करना चाहिए? देखिए, सैजिलिटी इंडिया की हम बात करें तो ये कंपनी जिस तरह से पूरा इनका जो कारोबार है वो यूएसए बेस्ड कारोबार है। और मैंने जब पहले भी चर्चा की थी तो मैंने कहा था कि कंपनी वैसे ठीक है, प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा लगती है और उसके पीछे भी कारण है। अगर फाइनेंशियल्स में हम कुछ एक एमोर्टाइजेशन के इनके आइटम्स हटाते हैं तो वो प्राइसिंग भी इतनी ज्यादा नहीं लगती। अभी इसमें सब्सक्रिप्शन होने की उम्मीद पूरी मैंने जताई थी और ये सब्सक्राइब भी हुआ है। मेरे हिसाब से अगर ये अलॉटमेंट लगता है तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल इसको होल्ड करना है। लिस्टिंग के दिन बड़ी लिस्टिंग तो होने वाली नहीं है, वो होगी भी तो बहुत म्यूटेड सी लिस्टिंग, जैसे हम बोलते हैं कि फ्लैट सी, या फिर 4-5% ऊपर या नीचे अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, क्योंकि मार्केट मूड माहौल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन फिर भी ये लिस्टिंग पे अगर प्रीमियम में लिस्ट होता है 10% ऊपर, यानी कि 30 रुपए में 30 रुपए और जोड़ दें, 33 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे मुनाफा वसूल करें। लेकिन अगर ये डिस्काउंट में लिस्ट होता है, किसी भी वजह से मार्केट खराब है उस वजह से माने, या फ्लैट लिस्ट होता है, तो ये होल्ड कर ले, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बढ़िया है। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह दूंगी लिस्टिंग के दिन, अगर ये डिस्काउंट में या फिर फ्लैट लिस्ट होता है। और अगर जिन लोगों को आईपीओ नहीं मिला तो वो लोग क्या लिस्टिंग के दिन, अगर डिस्काउंट पे लिस्ट होता है या फ्लैट लिस्ट होता है, तो क्या वहाँ पर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? देखिए, फ्लैट लिस्ट हो तो ना करें, पर अगर डिस्काउंट में होता है, अब वो डिस्काउंट कितना होगा वो भी देखने वाली बात है।
अगर अच्छा खासा थोड़ा डिस्काउंट होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि डिस्काउंट में होगा। हम सभी तरह की पॉसिबिलिटीज पे बात कर रहे हैं कि केस ए अगर प्रीमियम पे लिस्ट होता है और केस बी अगर डिस्काउंट पे लिस्ट होता है। तो अगर डिस्काउंट पे लिस्ट होता है और मेरे हिसाब से फिर ये 27-28 रुपए के आसपास अगर डिस्काउंट पे अवेलेबल होता है तो वहां पे नई एंट्री की जा सकती है। लेकिन उसका मतलब मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये हम उम्मीद नहीं जता रहे कि ये डिस्काउंट पे ही लिस्ट होगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी सारी हमें माइंड में रखनी चाहिए ताकि जिस तरह का भी मार्केट का मूड माहौल और लिस्टिंग हो तो हमारी तैयारी पूरी रहे। नहीं, तैयारी बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि लिस्टिंग के दिन कहें कि आप लोग 2:30 बजे बता रहे हैं, हम लिस्टिंग के दिन हमने अपनी रणनीति तय कर ली। तो पहले से ही आप तैयारी कर लीजिए। अगर आपने पैसे लगाए हैं तो प्रीमियम पे लिस्ट हो तो क्या करना चाहिए, अगर डिस्काउंट पे लिस्ट हो क्या तब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, फ्रेश एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो क्या करना चाहिए। तीनों पहलुओं पे सिक्योरिटी इंडिया पर जो है आपको राय मिल गई है। ब्रोकर्स की राय आपके सामने, हालांकि अब इसके मायने नहीं रह गए हैं क्योंकि आईपीओ बंद हो चुका है। और चलिए ज़रा अगले आईपीओ का जिक्र कर लेते हैं, और हमारे साथ जो है इसकी मैनेजमेंट भी जुड़ चुकी है। नीवा बुपा इंश्योरेंस की बात करते हैं। हमारे साथ कृष्णन रामचंद्रन जी मौजूद हैं, एमडी एंड सीईओ नीवा बुपा के। इसके अलावा कंपनी के सीएफओ भी हमारे साथ मौजूद हैं, विश्वनाथ महेंद्र जी। आप दोनों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, और इस आईपीओ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मनी9 की तरफ से। धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आप लोगों से सर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले ज़रा हमारे जो सहयोगी हैं संदीप, उनसे समझ लेते हैं कि आपका कारोबार किस तरीके का है, अभी तक किस तरीके का रिस्पांस जो है वो इन्वेस्टर से मिल रहा है आईपीओ को। संदीप बताइए ज़रा। बिल्कुल, 7 तारीख को खुला था ये, 11 तारीख तक ऑप्शन है इसमें पैसा लगाने का, यानी कि सोमवार तक ये खुला रहेगा। 70 से 74 रुपये का इसका प्राइस बैंड तय किया गया है। 2200 करोड़ रुपये जुटाना चाहते हैं, जिसमें से 990 करोड़ रुपए ये एंकर निवेशकों से जुटा चुके हैं। काफ़ी बड़े बड़े नाम, काफ़ी प्रेस्टीजियस नाम इनके साथ जुड़े हैं। एंकर बुक में जो नंबर्स निकल के सामने आए, जो आंकड़े सामने आए हैं, फ्रेश इशू से कंपनी के पास 800 करोड़ रुपए आएंगे, और ओएफएस की रकम ज़्यादा है, 1400 करोड़ रुपए की रकम ये जुटा रहे हैं। इनके जो मौजूदा निवेशक हैं, ये समझना होगा कौन कौन एग्जिट कर रहा है या कौन अपना हिस्सा कम कर रहा है। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स हैं 1:15 बजे तक के अगर आप देखेंगे तो 0.88 टाइम्स के नंबर्स हमने बनते हुए देखे थे। लेटेस्ट नंबर भी आप देखेंगे तो 0.89 टाइम्स का आपको नजर आएगा। रिटेल और क्यूआईबी का उत्साह है, क्यूआईबी और रिटेल दोनों का हिस्सा 1-1 गुना यहाँ पे बढ़ा है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इतना यहाँ पे 0.9 टाइम्स का नंबर देखने को मिला है। लेकिन ग्रे मार्केट में कोई उत्साह नहीं है। जब से ये आईपीओ खुला है, उससे पहले से इनफैक्ट आप देखें ₹0 का ग्रे मार्केट प्रीमियम था, अभी भी वही स्थिति जस की तस है। बाजार की स्थिति ऐसी हो गई कि मतलब जो है लोगों का उत्साह थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, और इस वजह से जो है हम देख रहे हैं ग्रे मार्केट में प्रीमियम उस तरीके का नहीं देखने को मिल रहा है। कृष्ण साहब, आपसे शुरू करना चाहेंगे सर इसी बात से कि जब आप लोगों ने प्लानिंग की होगी तब तो आईपीओ बाज़ार पूरा बूम पे था, आप लोगों को भी उत्साह ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब आप लोगों की एंट्री हुई तब तक हालात बिल्कुल बदल गए हैं। बाज़ार के अंदर लगातार हम सेलिंग देख रहे हैं, विदेशी निवेशक देश से बाहर जा रहे हैं, बार बार चाइना की तरफ रुख कर रहे हैं। तो इस सेंटिमेंट पे कुछ असर पड़ा है आप लोगों को, के उत्साह में थोड़ी कुछ कमी आई क्या? नहीं, देखिए विपुल जी, हमारा जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है बुपा, दे आर 80 years old एज ए कंपनी। उनका काफ़ी यूनिक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है। जो भी प्रॉफिट्स है ग्रुप लेवल पे इट गेट्स री इन्वेस्टेड बैक फॉर द कस्टमर। तो हम ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड कर रहे हैं, गोइंग टू द मार्केट्स, क्योंकि FDI 74% है, इज़ अ मैकेनिज्म टू हैव परमानेंसी अराउंड द शेयर होल्डिंग। हम फास्ट ग्रोइंग रहे हैं। उम्मीद है कि गिवन द अपॉर्चुनिटी एंड नीड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस इन द कंट्री, वी विल कंटिन्यू टू आउटपेस मार्केट ग्रोथ। ये 800 करोड़ जो हम आईपीओ के जरिए ले रहे हैं, it is to shore up our solvency, and the idea is to use this solvency to grow. Health insurance बहुत ज़रूरी है इंडिया में, and when we look at the long term, it's a secular positive story as far as the opportunity is concerned, and हम लोग बहुत excited हैं। So the market आज के जरिए ठीक नहीं है, but our belief is that whoever is interested in the long term growth story of the company, this is a very exciting space and company to be in। बिल्कुल सर। एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, बाकी चीज़ों पे बातचीत करेंगे, जो इस पूरा सेक्टर है, क्योंकि इस सेक्टर पे काफ़ी बातें हो रही हैं आजकल गवर्नमेंट के लेवल पे भी, और वो विश्वनाथन साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी में इतना उतार चढ़ाव क्यों देखने को मिलता है?
क्योंकि ये तो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक नियमित अंतराल पे आप लोगों को प्रीमियम लोग पे करते रहते हैं। फिर ये अभी जो हमने हाल के नंबर देखे उसमें ये गिरावट क्यों देखने को मिली और इतनी वोलेटिलिटी क्यों रहती है सर? जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर। आई एम हैप्पी कि आपने क्वेश्चन पूछा। एक तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आप लास्ट 3-4 साल का हमारा रिकॉर्ड देखें तो वी हैव बीन इन इन्वेस्टमेंट मोड, इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, टेक्नोलॉजी, कस्टमर सर्विस। सो दैट्स वन थिंग सर कि हमारा जो आपको प्रॉफिट देख रहे हैं वो आपको उस कॉन्टेक्स्ट में देखने हैं कि वी हैव ग्रोन मोर देन 41% इन लास्ट 3 years CAGR एवरी ईयर। या सर लास्ट ईयर हमारा 82 करोड़ का प्रॉफिट था पूरे साल का। अब उसमें ना एक सीजनैलिटी है, अगर हम इंडियन गैप के हिसाब से देखते हैं तो लास्ट ईयर 82 करोड़ का प्रॉफिट था फाइनेंशियल ईयर, लेकिन Q1 में 72 करोड़ का लॉस था, जो कि इस साल Q1 में 19 करोड़ का रह गया लॉस। तो सर ये सीजनैलिटी है इंडियन गैप के हिसाब से। लेकिन अगर सेम चीज हम देखते हैं कि IFRS के, एंड हमने अपने अकाउंट्स IFRS ऑडिटेड अकाउंट्स भी पब्लिश किए हैं बिकॉज बुपा इज ऑन IFRS एंड फॉर कंसोलिडेशन वी हैव टू रिपोर्ट अंडर IFRS। तो सर जो मैं 72 करोड़ 19 करोड़ के लॉस की बात कर रहा हूँ, सो ये 26 करोड़ का प्रॉफिट था Q1 में लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, जो कि इस साल में 36 करोड़ है। तो ये सीजनैलिटी इज मेनली बिकॉज ऑफ सीजनैलिटी ऑफ GWP एंड अर्निंग मेथड some of the companies are using. So it has to do with that, sir, rather than inherent volatility in the business. ओके कृष्णन जी और विश्वनाथ जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है माई नाइन पर। नमस्कार आप दोनों को। सर आप में से कोई भी एड्रेस कर सकता है, मेरा क्वेश्चन इन जनरल है। पहले तो सर ये जो आपका बिजनेस मॉडल है, आप स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस में कामकाज करते हैं, तो आपका मार्केट शेयर कितना है? क्योंकि आपने बोला कि आप एक्सपैंड कर रहे हैं लगातार, आप जो पैसा है आपके एक्सपेंशन में जाता है वो दिख रहा है, तो मार्केट शेयर कितना है? और मेरा सवाल एक्चुअली मार्केट शेयर को लेकर इसलिए है क्योंकि स्पेस में अगर आप देखें सर तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो कॉम्पिटिशन को एड्रेस करने के लिए या कॉम्पिटिशन से अहेड रहने के लिए आप किस तरह के कदम उठा रहे हैं, और जो एक्सपेंशन भी है उसमें आप इस चीज़ को कैसे एम्बेड कर रहे हैं? और दूसरा सर, ये मेरा सवाल नहीं है, ज़्यादातर लोग जो आपके IPO को कवर कर रहे हैं या पैसा लगाना चाह रहे हैं, पहले ये कंपनी मैक्स बुपा के नाम से जानी जाती थी। अगर आप ये भी एड्रेस कर दें कि मैक्स के साथ आपका जो करार था वो क्यों टूटा है, और नीवा के साथ आप जो गए हैं उसको भी थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें। हाँ जी, मैं अटेम्प्ट करता हूँ, उसके बाद CFO साहब से भी पूछ लेते हैं कि उनका क्या इरादा है। जी जी। बट जहाँ तक मार्केट शेयर का सवाल है, फाइनेंशियल ईयर 20 में हमारा मार्केट शेयर रिटेल हेल्थ में 4.1% था संदीप जी, जो अभी लेटेस्ट नंबर्स अगर आप देखेंगे तो इट इज़ क्लोज टू 9.9%। तो हमने मार्केट शेयर मोर देन 2 times बढ़ाया है, विच इज़ ऑन द बैक ऑफ द ग्रोथ जो विश्वनाथ जी ने बताया। So clearly we have been growing very fast, we have been increasing market share in retail health. इसके कारण, इसके पीछे क्या क्या कारण है, that was the second part to your question. उसमें हम ये मानते हैं कि 4-5 चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। एक है ब्रांड, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा बिजनेस है where you have to have trust, क्योंकि हम at the end of the day हम एक प्रॉमिस सेल करते हैं through the policy, but ट्रस्ट जब बनता है जब क्लेम सेटल होता है। तो we have had a strong brand that is built on trust on the back of a very high claim settlement ratio. लगातार हमारा claim settlement ratio पिछले 4 साल से 91-92% रहा है, which means that out of every 100 customers who claim, 91-92 get their claim settled. So behind the market share gain and growth is the fact that we have a strong brand built on good word of mouth around claim settlement. दूसरा, हमने काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है इंडियन मार्केट में, वेरी इनोवेटिव एंड मार्केट लीडिंग प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स फ्रैंकली फॉर एवरी इंडियन, वेदर इट्स वेल टू डू इंडियन और somebody who's not so well to do, young Indians, old Indians, people living with chronic conditions like diabetes, hypertension. हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं पिछले साल में, which has brought in more and more new customers into the segment and has attracted them into the company. तीसरा चीज़ ये है जो विश्वनाथ जी ने भी बोला कि that we have invested significantly in distribution. हमारे लगभग 50 ऑफिस थे 4 साल पहले. As we speak, we have 210 offices, लगभग 1,800 employees थे, अभी 9,000 employees है, and many of these employees have gone into
डिस्ट्रीब्यूशन, सो बैंक्स, नॉन बैंक्स, एजेंट्स, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हुआ है. एंड लास्टली बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली काफ़ी डिजिटल कर दिया हमने ऑपरेशन को, which makes it easy for distributors to do business with us, which makes it easy for customers to avail of services. So all of these, has really what has made us grow faster and gain market share over the last 4.5 years. So I think Shayad I have addressed your, was there anything else in your question? वो एक सवाल रह गया आपका, वो जो नीवा और मैक्स को लेकर के इन्होंने जो सवाल किया. हाँ, तो Max Bupa 2019 they completely exited from the company. आप जानते हैं that Max has exited many businesses in India, and as part of that, they exited their health insurance business. They sold their entire stake to True North, which is one of the oldest and most respected private equity companies. उसके बाद Bupa became the majority shareholder of the company. January 2024 में Bupa acquired stake from True North, and they have become the largest and majority shareholder of the company. संदीप जी. एक सवाल सर यहाँ पे जानना चाहेंगे, अभी जो संदीप ने भी किया कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, और अभी हमने हाल फिलहाल में जो सरकार की तरफ से बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे देखे हैं और बहुत लोगों की रिकमेंडेशन गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब बीमा कंपनियों को लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि भारत के अंदर अभी बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो उसके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है. एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, लेकिन हाँ, जब नए प्लेयर्स आएंगे तो भी आप लोगों के लिए कंपटीशन बढ़ता हुआ और ज़्यादा बढ़ेगा. इससे निपटने के लिए उम्मीद है कि इस साल शायद 2025 में करीब 6 से 7 बीमा कंपनियों को लाइसेंस मिल सकता है. इस तरह की अटकलें, मान लीजिए 7 प्लेयर नहीं आएंगे तो अगर 3-4 प्लेयर भी नए आते हैं तो उनसे निपटने के लिए उनमें से बहुत लोग फॉरेन टाइप के साथ ही आएंगे. हालांकि बूपा का बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और अमेरिका में, यूरोप में बहुत जगहों पे आप लोग काफ़ी सफल रहे हैं. उनसे निपटने की क्या कुछ स्ट्रेटजी, अभी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं क्या सर? नहीं, एब्सोल्युटली राइट विपुल जी, बट दो चीज़ बताना चाहूँगा. वन इज़ अपॉर्चुनिटी बहुत ही बड़ा है, एज यू मेंशन. हमारे कैलकुलेशंस से देर आर एटलीस्ट 30-35 करोड़ इंडियंस हु स्टिल नीड प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है. तो जो कंपटीशन आएंगे, इट इज़ विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन. पूरा शेयर, द पाई विल ग्रो, मोर एंड मोर इंडियंस विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस. इन टर्म्स ऑफ हमारा जो स्ट्रैटेजी है, इट इज़ अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ व्हाट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन ब्रांड, strengthen our distribution, increase the range of our products, and most importantly, Vipul ji and Sandeep ji, this is a talent and execution intensive business. इस business को sustain करने के लिए, to continue to be a winner, it is very very important that you have highest quality talent management practices, और जो execute करता है on the ground, ultimately success उसी को मिलता है. As you pointed out, Bupa has had success in many parts of the world in very very competitive environments, और हम इस चीज़ पे confident है कि that we have very high quality talent जिसके पास 2 decades of experience है health insurance में, and we will continue to do well and make sure that we are able to sustain and build on our growth objectives. सर, ये जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, इनफैक्ट इसमें ज़्यादा करके जो लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके सवाल ये ज़्यादा हैं, और इस बैकड्रॉप पे है सर. हालांकि मैं कंपैरेटिव हो रहा हूँ, मैं पहले ही आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर आप एड्रेस कर पाएँ इस चीज़ को, क्योंकि ये जो प्रोस्पेक्टिव निवेशक हैं आपके, उनके मन में ये सवाल है. स्टार हेल्थ इसी स्पेस की कंपनी है जो कि पहले बाजार में लिस्ट हो चुकी है. 900 रुपये का उसका इशू प्राइस था, आज वो शेयर 450 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है. कुछ ऐसे ही कंसर्न्स वैल्यूएशन को लेकर लोगों के इस आईपीओ को लेकर भी, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि शायद थोड़ा सा ठंडा रिस्पांस देखने को मिल रहा है. हालांकि एक दिन अभी बाकी है, इसमें सोमवार तक खुला हुआ है. तो अगर सर सीएफओ साहब अगर इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल सकें, हालांकि मर्चेंट बैंकर्स का ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वैल्यूएशन को लेकर सर थोड़े से लोगों के कंसर्न्स हैं, अगर आप इसको एड्रेस कर पाएँ. जी, मैं एक दो डेटा पॉइंट आपको देना चाहूँगा सर, एंड उसके बाद रिक्वेस्ट करूँगा इफ़ सीईओ सर कैन आल्सो पिच इन. तो एक तो सर, अगर आप हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं, सो इट इज़ 4.70. अगर आप कुछ और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो कि सक्सेसफुल हैं, आपको यू विल रियलाइज़ कि उनका एज हाई एज डबल ऑफ दैट.
So price to book is the relevant metric in our case because as I told you कि company achieved break even just 2 years back. So एक ये डेटा पॉइंट है सर. सेकंड, अगर हम देखें कि बूपा मेजोरिटी शेयर बना इस साल के जनवरी में, 11 महीने पहले उन्होंने जो शेयर परचेज किए टू नॉस से एट द रेट ऑफ 74. तो सर 11 महीने बाद भी जो जिस रेट पे प्रमोटर ने शेयर लिए थे वो हमारा अपर बैंड है. सो एक दूसरा डेटा पॉइंट है. ऑफ कोर्स ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज इंडिविजुअल, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन विच ऑल नीड टू डिसाइड. वी विल नॉट इन्फ्लुएंस, बट आई वुड लाइक टू स्टेट सम फैक्ट. अगर हम लास्ट 12 महीने का अपना देखते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट्स मोर देन 70 रुपीज़. 3 years का भी सर बिटवीन 60 to 70 रुपीज़ है. दैट्स द काइंड ऑफ वैल्यूएशन. जी तो उससे आपको अनुमान लगा सकते हैं सर. एंड एक और है कि अभी हमारा एक TOIP हुआ था 10 दिन पहले, बहुत ही मार्की नेम हु हैज बॉट मोर देन 1% शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एट 85 रुपीज़. So that's the kind of trust people have shown. जी. And जैसे सर ने बताया बूपा की एक्सपर्टीज हैं एंड बूपा विल है 56% शेयर. सो एक सप्लाई ओवरहैंग भी बहुत कम रहेगा इसमें सर. ठीक. चलते चलते ये बता दीजिए सर कि आखिर में ओएफएस में हिस्सा बेच कौन रहा है सर? कृष्णन सर. सॉरी विपुल जी, आपका सवाल फिर मैं कह रहा हूँ repeat कीजिए. ओएफएस में हिस्सा कौन बेच रहा है सर? सर कितना दो बेच रहे लोग हैं? जी. ओएफएस में बूपा 350 crores बेच रहे हैं. एंड द ओनली रीजन बूपा बेच रहे हैं कि एफआईआई हेडरूम कम है गिवन द 74% कैप. तो काफी एफआईआई इंटरेस्ट हुआ है इशू में. सो टू अकोमोडेट एफआईआई हेडरूम बूपा 350 crores बेच रहे हैं. जी. 800 करोड़ कंपनी का प्राइमरी है और ब्रैकी फेटलटोन बेच रहे हैं. एंड दैट इज बिकॉज वो फंड दे आर अ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर एंड दे आर अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बट फंड्स का शेल्फ लाइफ होता है. जी जी सो द बैलेंस इज बीइंग डन बाय ट्रूनो. ठीक सर, बस ये थोड़ा सा क्लैरिटी और चाहिए थी. बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हमारी तरफ से आप दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. उम्मीद करते हैं कि आपके इसको जो आईपीओ आया है उसको बड़ी सफलता मिले, और जब आईपीओ लिस्ट हो तो फिर हम लोग आपसे और ज़्यादा डिटेल में कंपनी के विस्तार के बारे में बातचीत कर पाएँ. और जो आप लोगों के निवेशक हैं उनको, मतलब जो लोग पैसे लगाएं, उनको किसी बीमा की आवश्यकता ना पड़े, उनका निवेश सुरक्षित रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे जब लिस्टिंग हो. तो हमारी यही उम्मीदें हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का. बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू, सर. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. धन्यवाद. चलिए आस्था जैन जी के पास चलते हैं सीधे. और आस्था मैम, आपने मैनेजमेंट को सुना और बताया उन्होंने कि ऑफिस के इसलिए एक तो हिस्सा इसलिए बेचा जा रहा है कि एफडीआई लिमिट है और बहुत सारे एफआईज जो है वो इंटरेस्टेड हैं यहाँ कंपनी के अंदर, इसलिए जो है बूपा थोड़ा सा हिस्सेदारी बेच रही है. आप कैसे देख रही हैं मैम इस आईपीओ को? छोटा टिकट साइज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला है. जी बिल्कुल. देखिए, हम लोगों की जो रिकमेंडेशन है वो सब्सक्राइब लॉन्ग टर्म के लिए करने की है. तो सबसे पहले अगर मैं इस आईपीओ की बात करूं तो जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर्स होते हैं उनमें इनका काफी अच्छा नाम है. और ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम जो है उसमें जो सीएजीआई ग्रोथ है कंपनी ने, आई थिंक सेकेंड लार्जेस्ट या सेकेंड नंबर पे इनकी ही ग्रोथ आती है. शायद फर्स्ट नंबर पे आदित्य बिरला की है जहां तक मुझे याद आता है. तो इनकी ग्रोथ काफी बढ़िया रही है, सीएजीआई ग्रोथ जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम की हम बात करते हैं. और दूसरी तरफ देखा जाए तो प्राइसिंग इन्होंने जो 4.7 प्राइस टू बुक पे किया है, मुझे लगता है कि वो बहुत रीजनेबल नहीं है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है. और इसीलिए मार्केट्स अभी इतने स्ट्रॉन्ग लगते नहीं है. तो हमारी सलाह तो ये रहेगी कि अगर लॉन्ग टर्म का होराइजन रखते हैं तो इस आईपीओ में निवेश करें, नहीं तो फिर रहने दें. जी. चलिए मैम, चलिए इस पर बातचीत करते हैं. लेकिन मैम एक सवाल जो आया था, मैं संदीप के पास जाऊं उसके पहले कि वारी को लेकर के बहुत सारे सवाल आए थे, तो हमने कहा था आईपीओ सेगमेंट में जो है हम इसको एड्रेस करेंगे. तो अगर आप वारी पे बता सकेंगे क्या करना चाहिए. कुछ लोगों को इस बात की शिकायत है कि उनको एग्ज़िट के लिए कहा गया और शेयर जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया, तो उनको लग रहा है उनका लॉस करा दिया गया है एक्सपर्ट्स की तरफ से, तो उनकी नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा है. तो आप अगर उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे कि फ्रेश एंट्री की अभी भी गुंजाइश है वारी एनर्जीज में? देखिए, 3100 पे थोड़ा सा ये अभी भी महंगा लगता है, क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम भी हमने बोला था तो अब इनका जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो काफी बढ़ गया है. जब आए थे
तब तो मात्र 25 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आए थे और हमें पता है कि आईपीओ प्राइस भी बहुत नीचे थी तब तो और अभी काफ़ी तेज़ हो गई है। तो मुझे लगता है थोड़ा रिस्की भी हो जाएगा और मार्केट्स भी इतने सपोर्टिव नहीं है, तो अभी एंट्री ना करें, लेकिन जिन्होंने लिया हुआ है वो तो अभी भी होल्ड कर सकते हैं क्योंकि कंपनी एक बढ़िया कंपनी है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने जैसी है, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स होते हुए नज़र आएँगे। तो मैं यही सलाह दूँगी कि अभी नई एंट्री के लिए थोड़ा-सा और वेट करते हैं, अभी ना करें क्योंकि मार्केट्स अभी थोड़े से यहाँ पे वॉलेटाइल लग रहे हैं। जी, चलिए ठीक है, चलते हैं सीधे संदीप के पास। संदीप, अभी जो है एक आईपीओ जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं रहीं और लंबे समय तक हम लोगों ने भी शो बनाए, लेकिन रिस्पांस उतना अच्छा नहीं है। खाना तो लोग खूब ऑर्डर कर रहे हैं, आईपीओ में पैसे उतने लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? लास्ट डे है, उस हिसाब से देखा जाए तो उतना अच्छा रिस्पांस नहीं कहा जा सकता। लास्ट में जाके नंबर्स और अच्छे हो जाएं तो कह नहीं सकते। 6 से 8 तारीख, जैसे आप कह रहे हैं कि आज लास्ट डे है, 371 से 390 रुपये का प्राइस बैंड है। 11,327 करोड़ रुपये, अच्छा खासा इनका इशू साइज है। हालांकि पहले के मुकाबले उन्होंने कम किया है। 4,500 करोड़ रुपये इनके पास जाएंगे। ओएफएस के जरिए 6,828 करोड़ रुपये मौजूदा निवेशकों को मिलेंगे। 1:15 बजे तक के नंबर्स आप देखेंगे तो 2.25 गुना के आपको नजर आएंगे, लेकिन जो लेटेस्ट नंबर है वो आपको 2.5 गुना के आसपास का नजर आएगा। एनआईआई जो होते हैं उनको माना जाता है कि वो ऐसे निवेशक होते हैं विपुल जी जो कि शायद पैसा उधार लेकर लगाते हैं और लिस्टिंग गेन के लिए ज़्यादातर किसी भी आईपीओ में वो निवेश करते हैं और यहाँ पे वो एनआईआई एब्सेंट नज़र आ रहे हैं। 0.3 टाइम्स ही उनकी बुक अभी भरती है। लास्ट में जाके क्या होगा, रिटेल 1 गुना भरा है। क्यूआईबीज यानी कि जो संस्थागत निवेशक होते हैं जो कि माना जाता है कि लंबी अवधि के लिए आते हैं किसी भी कंपनी में, वहाँ पे 4 गुना का सब्सक्रिप्शन हुआ है, जिस वजह से हम देख रहे हैं ये 2.5 गुना के आसपास भरता हुआ दिखा है। इसको बेटर आस्था जी एक्सप्लेन कर पाएंगी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी भी 1 रुपये का ही है। 1 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्विगी के अंदर। मैम, ये आईपीओ बाज़ार को किसकी नज़र लग गई? लोग तो डबल पैसे लेकर के जा रहे थे, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मतलब 1 रुपये तक की स्थिति आ गई है। कई जगहों पर वो 1 रुपये भी भारी लग रहे हैं, कोई प्रीमियम ही नहीं मिल रहा है। क्या वजह मान रही है इसकी, और ठंडे रिस्पॉन्स को लेकर के, और आपकी टिप्पणी स्विगी के आईपीओ को लेकर के? आज आखिरी दिन। देखिए, जी बिल्कुल, वजह एक ही है, मार्केट्स का मूड अभी अच्छा नहीं है। जब मार्केट्स बूमिंग थे तो आईपीओस में हम देख भी रहे थे कि बाहर थी और सब आईपीओ ज्यादातर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, पर अभी मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से इतने अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब अगर मैं स्विगी की बात करूं तो मैंने पहले भी बोला था कि अगर रिस्क ले सकते हैं तो इसमें मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि मैं ये बात बोल रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मूड माहौल बहुत खराब हो चुका है इस आईपीओ को लेके भी। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि छोटी मोटी अगर रिस्क ले सकते हैं और छोटे मोटे लिस्टिंग गेन में संतुष्टि है तो ये लिस्टिंग गेन भी मेरे हिसाब से देता हुआ नजर आएगा। बाकी इसमें लगाएंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाएंगे, और ये मैं पहले भी बोली हूँ और अभी भी मैं अपनी राय पे कायम हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें लगा सकते हैं, लेकिन अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी है और छोटे मोटे लिस्टिंग गेन में संतुष्टि मिलती है तो वहां पे भी एक मौका ढूंढा जा सकता है इस आईपीओ में। छोटे मोटे लिस्टिंग गेन में संतुष्टि मिलती हो तो फिर पैसे लगा सकते हैं, नहीं तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। संदीप, आपके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ कहना चाह रही है, आप कह दीजिए पहले। क्या मैं वो यही रहता कि लोग भले ही ऑर्डर बहुत करते हैं, खाना बहुत मंगवाते हैं, लेकिन इनका शेयर खरीदने के लिए इतने इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहे हैं। तो कहते हैं ना कि किसी की एक खूबी हो सकती है तो कोई दूसरा उसका नुकसान भी हो सकता है, या वो हर चीज़ आपको हर किसी में अच्छी नहीं लगती है, बुरी नहीं लगती। तो उस लिहाज से इनका खाना ऑर्डर करना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन आईपीओ में ऑर्डर करने से लोग थोड़ा परहेज कर रहे हैं। पर ये शेयर बाजार के साथ कुछ तो है कि जहाँ जहाँ पर हमने देखा कि जितने बड़े नाम हैं उनके दर्शन छोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, वो यहीं पर चरितार्थ हुआ है। आप देख लीजिए हुंडई के साथ क्या हुआ, आप देख लीजिए पेटीएम के साथ क्या हुआ, और पावर के साथ। जहाँ थोड़े से बड़े नाम आते हैं वहाँ हम देखते हैं कि तुरंत जो है बाजार की प्रतिक्रिया उतनी उत्साहजनक नहीं रहती है। अब कारण मुझे भी नहीं पता कि क्या करें। नहीं, इसके मैं अगर सही समझ रहा हूँ तो शायद इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये जितनी प्लेटफॉर्म कंपनियां या फिर नई ज़माने की कंपनियां हैं, इनमें जहाँ जहाँ घाटे वाली कंपनियां आई हैं वहाँ पे लोगों ने हाथ जलाए। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका पेटीएम है। और दूसरी तरफ स्विगी के सामने आपको जोमेटो का ऑप्शन है आपके सामने। आपको एक प्रॉफिटेबल कंपनी का, इससे बड़ी कंपनी का, भले उसका वैल्यूएशन आपको 2.5 गुना नजर आएगा स्विगी के मुकाबले में, लेकिन फिर भी एक बेटर ऑप्शन, प्रॉफिटेबल कंपनी जिसने टर्न अराउंड करके दिखाया है, इसी स्पेस की कंपनी है, इतने ही रेवेन्यूज हैं लेकिन प्रॉफिटेबल है, तो शायद एक बेटर ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर इस जोमेटो से पहले आ जाते तो शायद थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, लेकिन जब लोगों के पास पहले ऑप्शन है, सामने खड़ा है जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो फिर कुछ सिविक में क्यों जाए, और वैसे भी इस तरह के बाजार में। तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले,
ये तो पुराना एक ऐड आ गया मुझे आपकी बातों को। तो मैम अगर आपके पास विकल्प हो स्विगी और जोमेटो में से कि आपको एक आईपीओ में लगाना है या फिर आप जो है सेकेंडरी मार्केट से कोई शेयर खरीदना चाह रहे हैं, इन दो में तुलना करेंगी तो आपके पास जो 15,000 रुपये हैं जो कि आप आईपीओ में लगा सकती हैं, वो आप आईपीओ में लगाएंगी या जोमेटो के शेयर खरीदेंगी? देखिए, पहली चीज तो हम लोग अलाउड नहीं है आईपीओ में नहीं लगाने मतलब के लिए, आपका हम मतलब लोग आप ही नहीं, compliance। मतलब आपका सजेशन क्या हाँ रहेगा? हाँ हाँ। देखिए, मेरा सजेशन तो मैंने अभी भी बोला। इसमें एक चीज मैं बताती हूँ, स्विगी और जोमेटो में अंतर प्रॉफिटेबिलिटी का है, और जोमेटो को स्विगी को एटलीस्ट एक दो या दो से तीन और यहाँ पे क्वार्टर्स लगेंगे जोमेटो को पकड़ने में। लेकिन जो स्ट्रैटेजीज, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी स्विगी की है वो बहुत स्ट्रांग है, और अगर वो अपने रही सही टाइम पे वो अगर स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट हो गई तो मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया प्ले होगा, क्योंकि ड्यूओपॉली मार्केट है, दो ही प्लेयर है, एक का गेन दूसरे का नुकसान, दूसरे का गेन एक का नुकसान, बस ये दोनों के बीच में है। तो ये काफी अट्रैक्टिव भी हो जाता है कि ये दो ही प्लेयर्स इस तरह के मार्केट में हैं और मेजर शेयर लेके बैठे हैं। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म का नजरिया रखता है, क्योंकि मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म में तो ये अच्छा हो जाएगा, और मैं भी अपनी फिंगर्स क्रॉस कर रही हूँ कि भाई ये इन्होंने जो भी स्ट्रैटेजी सोची है वो सही अगर प्लेस हो गई तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी होती हुई हमें नजर आएगी। और इन्होंने वैल्यूएशन काफी डिस्काउंट पे कर दिए, मार्केट के मूड माहौल की बात करें या जोमेटो की प्रॉफिटेबिलिटी को देख के करें तो वो भी मुझे एक कारण है। लगता है कि ये हो सकता है अगर मार्केट अच्छा रहा और आप अगर रिस्क ले सकते हैं जो इन्वेस्टर्स और व्यूअर्स, तो फिर ये जी लिस्टिंग गेन भी छोड़ता हुआ नजर आएगा। और एक ही चीज मैं बोलती हूँ कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले आईपीओ आए थे इनमें साइज बहुत बड़ा था, जैसे वो पेटीएम 18,000 करोड़ का हो, या इससे पहले हुंडई तो हमें पता है 20,000 के ऊपर का। तो ये साइज भी बहुत बड़ा मैटर करता है कि आपका साइज क्या है आईपीओ का, मार्केट में क्या इतनी लिक्विडिटी है कि वो एब्जॉर्ब कर पाएगी इस साइज को। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है फेलियर और सक्सेस ऑफ एनी आईपीओ। ठीक मैम, बिल्कुल सही बात है। और इस बीच हमारे जो दर्शक हैं ना संदीप, उनके पास जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना वो एक नए लेवल का है। मतलब हमारे एक दर्शक हैं प्रीत राय जी, वो कह रहे हैं कि हेलो सर, मेरी ये दुआ है कि आप पीएम बन जाओ और आस्था मैम जी से भी चेयरमैन बन जाए। तो ये मतलब इस तरह की जो टिप्पणियाँ हैं मुझे नहीं समझ में आता कि मतलब इतनी अच्छी बातचीत चल रही है आईपीओ बाजार की, कहाँ से उनके दिमाग में आया कि उन्होंने लिख के भेज दिया, तो अद्भुत है। लेकिन चलिए एक और आईपीओ बातचीत कर लेते हैं, और वो है एक्मे सोलर की बात कर लेते हैं। कल हमारे साथ मैनेजमेंट भी थी, काफ़ी डिटेल में उससे चर्चा भी हुई। संदीप, वहाँ पर क्या नंबर दिखाई दे रहा है? आज आईपीओ का यहाँ पर भी आखिरी दिन होगा। बिल्कुल, इसका ये आखिरी दिन है। 275 से 289 रुपए का प्राइस बैंड है। 2900 करोड़ रुपए का इशू है। इसमें फ्रेश इशू आपको ज़्यादा नजर आएगा, 2400 करोड़ के आसपास। 500 करोड़ रुपए का ओएफएस है, और 1:15 बजे तक के नंबर्स आप देखेंगे तो आपको 1.5 गुना नजर आएगा इसका जो सब्सक्रिप्शन का नंबर है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट नंबर देखेंगे जो कि रीसेंट नंबर्स हैं तो उसमें आपको अच्छे नंबर्स नजर आएंगे, क्योंकि 1.5 गुना के मुकाबले अभी आपको ऑलमोस्ट 2 गुना के आसपास के नंबर्स नजर आएंगे। इस इशू में भी एनआईआईस आपको एब्सेंट नजर आएंगे। रिटेल का हिस्सा करीब 2.25 गुना, और क्यूआईबीस का बुक जो है वो आपको 2 गुना से ज़्यादा भरती हुई दिखी है। एम्प्लॉयज़ ने भी 1.5 गुना के आसपास नंबर सब्सक्राइब किए हैं, लेकिन 2 गुना से कम ही है अभी नंबर्स, और इसमें भी आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम एब्सेंट यानी कि 0 नजर आएगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं मिल रहा है। जिस सेक्टर में कंपनी है वहाँ पर तो ज़्यादातर शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है, लोगों को अच्छे रिटर्न मिले हैं, जहाँ पर भी सोलर वर्ल्ड, पावर वर्ल्ड रहे हैं। हालांकि वो दौर भी अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है, लेकिन एक टाइम था कि सोलर पावर जैसे शब्द आ जाते थे तो लोगों ने अच्छे पैसे बनाए हैं। लेकिन मैम, अगर आप ट्रैक करती हो, अगर आपने इसका अध्ययन किया हो, तो कोई टिप्पणी रहेगी क्या एक्मे सोलर को लेकर के, या आप इसे अवॉइड करना चाहेंगी? आज आखिरी दिन है यहाँ पर भी। देखिए, इसमें भी हमारी लॉन्ग टर्म के लिए ही सब्सक्राइब करने की राय है। तो लॉन्ग टर्म के लिए किसी का नजरिया हो तो देखें, नहीं तो फिर देख सकते हैं। हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसमें सब्सक्राइब की राय देते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब की सलाह दे रहे हैं। तो अभी तक जितने आईपीओ खुले थे सब पे बात हो गई। मैम, इन सब में से उन तमाम निवेशकों जो हमारे दर्शक भी हैं, अगर उनको लिस्टिंग गेन के लिए कोई एक चुनना हो और पैसे, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है अप्लाई करने के लिए, तो आप किस पे ज़्यादा दांव लगाएंगे? और एक ही पे लगाना हो तो स्विगी है, एक्मे है, या फिर अभी जो मैनेजमेंट नीवा बूपा है, इनमें से कौन सा आपको लग रहा है कि लिस्टिंग गेन के लिए उसमें पैसे लगाने चाहिए, अगर सिर्फ एक में ही पैसे लगा सकते हैं तो? देखिए, मैं ये बात करते हुए मैं भी चाह रही हूँ कि ये सही निकले, और थोड़ा बोल्ड हो रहा है बोलना मेरे लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि स्विगी, मेरे हिसाब से ये फ्लैट लिस्टिंग होगी, और अगर मार्केट का मूड माहौल ठीक रहा तो ये शायद कुछ गेन छोड़ता हुआ भी नजर आएगा। तो फिर से बोलती हूँ, रिस्क लेने वाले ही लोगों के लिए ये एडवाइस है कि लिस्टिंग गेन के लिए अगर लगाना हो
तो स्विगी की तरफ एक रुख किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल बढ़िया है और जिस स्पेस में है वो इंडस्ट्री मुझे काफी पसंद आती है। ठीक है मैम, तो नंबर 1 पे तो आपने बता दिया है, स्विगी रहेगी। माफ कीजिएगा, 2, 3 पे किसको रखना चाहेंगी? देखिए, फिर उसके बाद चाहे तो आप नीवा बुपा को और फिर एक्मे को, क्योंकि दोनों में ही हम लॉन्ग टर्म पे ज्यादा पॉजिटिव हैं, तो उस हिसाब से रैंकिंग की जा सकती है। चलिए, अब जब लिस्टिंग होगी उसके बाद से और डिटेल में आपसे बातचीत होगी कि क्या करना चाहिए, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली होगी उनके बारे में भी बातचीत करेंगे कि आखिर में। लेकिन ये है कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि 3-3, 4-4 बड़े बड़े नाम हैं, और कहीं पर भी ये लोग नहीं करें। वो भी मैम को डर के बोलना पड़ रहा है कि मतलब कि रिस्क लेने वाले अगर हिम्मत हो तो फिर लगा सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए। वरना ऐसे तो हम देखते थे 20%, 30% तो बहुत हल्की बात होती थी, लोगों के 100% तक, 70% तक के प्रीमियम की बात होती थी। लेकिन अभी का माहौल फिलहाल ऐसा ही है। तो ऐसे में अगर आप जोखिम ले सकते हैं तो सबसे नंबर 1 पे स्विगी है, और बाकी के दोनों पे आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, ऐसा मानना है आस्था जी का। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और बहुत ही डिटेल में जो है तमाम IPOs के बारे में चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं हम समाप्त। वाह, क्या आईपीओ है।